गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है टीडीएस यानी डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। यानी हम बात करेंगे टीडीएस और टीसीएस की। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट जब भी टैक्स कलेक्ट करती है तो वो कलेक्ट करने के कई तरीके हैं। जैसे टीडीएस के थ्रू यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के थ्रू, टीसीएस भी हो सकता है, इसमें एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी हो सकता है। यानी कि जब भी असेसी अपनी इनकम को असेस करता है तो मे बी वो अगर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए एलिजिबल या ऑब्वियसली वो लाइबल माना जाएगा तो वो एडवांस टैक्स भी पे कर सकता है। और इसके अलावा जब भी वो अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करेगा तो सेल्फ असेसमेंट के तौर पे वो जो भी टैक्स उसका ड्यू है तो वो पे करता है। इसके अलावा अगर फिर भी सेल्फ असेसमेंट के बाद भी अगर कोई भी टैक्स ड्यू है तो उसे नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके लिए फिर उसको वो टैक्स पे करना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं गवर्नमेंट के टैक्स को कलेक्ट करने के। आज हम इस चैप्टर में टीडीएस की बात करने वाले हैं। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई इनकम दे रहा है, कुछ अमाउंट दे रहा है एज एन इनकम, तो अगर वो इनकम अकॉर्डिंग टू रूल राइट उस पर टीडीएस काटना, मतलब उस पर अगर वो टैक्स काट कर अपने पास रख ले और बाकी का अमाउंट अगर उसको दे दे तो फिर वो टैक्स जो काटा गया है उसे हम बोलेंगे टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब जहाँ पर वो इनकम जनरेट हुई वहीं पर टैक्स उसी समय काट लिया जाए। मान लीजिए एक पर्सन जॉब कर रहा है कहीं और उसका एम्प्लॉयर उसे सैलरी देने से पहले उसका जो भी टैक्स बनता है, इसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पूरे साल का एक आइडिया सा लगाना पड़ता है कि कितना पर मंथ की अगर सैलरी इतनी है तो साल की इतनी बनेगी। तो ऑब्वियसली एक थोड़ा इमेजिन करके हमें एक फ़िगर फाइंड आउट करनी होगी और उसके आधार पर हम पर मंथ का टैक्स मान के चलेंगे कि हाँ इतना टैक्स हमें काट लेना चाहिए। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से वो एक अमाउंट ऑफ टैक्स जो है कट कर लेगा, जब उसे सैलरी देने वाला है तो सैलरी देने से पहले अमाउंट को में से टैक्स काट लेना, उसे अपने पास रखना नहीं है, उसको सरकारी ख़जाने में यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कराना है अकॉर्डिंग टू रूल। तो इस पूरे ये जो टैक्स काटा गया है दैट इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी उस समय जहाँ पर सोर्स पे इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे सामने जिस पे बताया गया है कि ये ऐसी इनकम्स हैं जिस पर टीडीएस काटा जाना चाहिए। ठीक है, आपने मैक्सिमम इनकम्स को रीड कर लिया है। जैसे बस सबसे पहले तो सैलरी हेड में सैलरी है, या फिर अगर हम आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई पेमेंट करते हैं, राइट, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से कोई पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, कोई भी सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट हमारे पास आता है इनकम के तौर पे, किसी भी कंपनी के शेयर्स पर अगर हमें कोई डिविडेंड की इनकम है, बैंक वगैरह में या कहीं और से कोई इंटरेस्ट आता है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, लॉटरी की इनकम है, हॉर्स राइडिंग की इनकम है, हॉर्स रेसेस की इनकम है, पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की इनकम है। इस तरीके से आप देख सकते हो एक अच्छी खासी लिस्ट है। मैं रेंडमली बीच बीच में उठा लेती हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि जैसे पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, तो जो भी पर्सन लॉटरी की टिकट सेल करता है तो उसको जो कमीशन मिलता है वो कमीशन उसके लिए इनकम है, तो उसे जो भी कमीशन दे रहा है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंट से इनकम टैक्स काट ले। सिमिलरली जैसे हम कर सकते हैं कि पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं इमूवेबल, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर, नॉर्मल लैंड की कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर अगर आप कोई भी लैंड बेच रहे हो और उसमें आपको जो भी पैसा आ रहा है तो उस पैसे पर टीडीएस काटने से पहले आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, वो टीडीएस काटना एक मैंडेटरी है। तो आपको पेमेंट करने वाला यानी कि जो बायर है वो आपको पैसे देने से पहले जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट है, मान लीजिए आपने 10 लाख में प्रॉपर्टी बेची है तो मे बी वो मान ली 1% अगर 10% भी टैक्स है तो 1 लाख रुपए वो काट लेगा
आपको 9 लाख देगा और 1 लाख रुपए सरकारी ख़जाने में यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो डिपॉजिट करेगा। तो देयर इज़ ए लॉन्ग लिस्ट, आगे भी आप देखना काफ़ी और भी अमाउंट्स हैं, जैसे 28 पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ को हाईलाइट किया है, जैसे पेमेंट ऑफ फ़ी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल सर्विस किसी को दे रहे हो, मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उस केस में आप अपनी सर्विसेज किसी को देते हो, तो बदले में आपको जो भी फ़ीस मिलेगी वो भी TDS के दायरे में आएगी। सिमिलरली इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ ए बिज़नेस ट्रस्ट, तो बिज़नेस ट्रस्ट में या इन्वेस्टमेंट फ़ंड में अगर आपने कोई पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है और उसमें आपको कोई इनकम आई है, उस पर भी आपको टैक्स काटने के बाद ही इनकम आपको मिलेगी। अभी इनके रेट्स जो है डिफरेंट होंगे, वो हम आगे एक लिस्ट देखेंगे, उसमें आप देख सकते हो कि किस इनकम पर कितने रेट से TDS कटता है। जैसे हमें लॉटरी का आइडिया है कि लॉटरी की इनकम अगर 10,000 से ज़्यादा होती है तो हमें 30% TDS काटने के बाद ही वो अमाउंट मिलेगा। मान लीजिए आपकी लॉटरी 5,000 की निकली है तो उस पर TDS उस समय नहीं काटा जाएगा। ये नहीं है कि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो 30% है, लेकिन एक होता है कि टैक्स आप बाद में दो और एक टैक्स आप तभी दे दो जब आपको इनकम मिल रही हो। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये वो इनकम्स हैं जो आपको इनकम जब जनरेट होती है उसी समय टैक्स देना ही पड़ता है, ठीक है। और कुछ इनकम ऐसी है जो टैक्स तो देना पड़ता है लेकिन TDS के दायरे में वो नहीं आती, मतलब हम उस समय टैक्स नहीं काटेंगे, हम जब असेसमेंट होगा तभी हम टैक्स पे करेंगे, ठीक है। चलिए, इवन यहाँ पे एक कुछ अमाउंट ये आप देखो कि 7 पॉइंट्स और भी दे रखे हैं। ये वो इनकम्स हैं जो हम नॉन रेजिडेंट्स को या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को पे करते हैं। जैसे बोले फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो ऐसे इन्वेस्टर जो फॉरेन की जो भी इंस्टीट्यूशन है जो अपने यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड की जो इनकम हो रही है तो उनको भी इनकम देने से पहले हमें TDS काटना होगा। सिमिलरली एक और पॉइंट उठा लेते हैं, जैसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू ए नॉन रेजिडेंट और ए फॉरेन कंपनी। किसी भी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को जो भी आप पेमेंट करते हो एज एन इनकम, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द TDS, राइट। तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे सैलरी से, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमारा सैलरी था, तो हम सैलरी से करेंगे कि सैलरी पर TDS अब हम कैसे काटेंगे। सैलरी जो एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलती है, जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज देगा तो बदले में उसको क्या मिलेगा, सैलरी या रेमुनरेशन मिलेगा। अब क्या हमें अपनी सैलरी पर TDS कटवाना होता है? बिल्कुल, सैलरी पर हमें TDS बिल्कुल कटवाना होता है। अब इसके रूल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में पढ़ चुके हैं किस तरीके से हम अपनी सैलरी काउंट करेंगे। सैलरी काउंट करने के बाद मान लीजिए आपकी कोई और किसी भी हेड में इनकम नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ सैलरी हेड से आपकी इनकम है, ठीक है। आपके पास ग्रॉस सैलरी आई, फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसमें से डिडक्शंस लेस करेंगे। ये आप देख सकते हो काफ़ी सारे डिडक्शंस हैं। ये डिडक्शंस आप डिडक्शंस के टॉपिक में कर चुके हैं। तो 80C से 80U तक की जो भी डिडक्शंस आप पर अप्लाई होंगी, मतलब इंडिविजुअल पर अप्लाई होंगी, क्योंकि सैलरी एड हमेशा इंडिविजुअल पर लागू होता है, ठीक है ना। तो आपकी ग्रॉस सैलरी आई, उसमें से आपने 80C से 80U तक की डिडक्शन लेस करनी है जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो अब फिर निकल कर क्या आएगा, हमारा टोटल इनकम आ जाएगा, ठीक है। टोटल इनकम आने के बाद फिर आप क्या करोगे, एक सेकेंड, हाँ, टोटल इनकम आने के बाद आप क्या करोगे, अब आप उसके ऊपर टैक्स काउंट करोगे। टैक्स के रेट्स आपको बताए जा चुके हैं। जैसे इंडिविजुअल है, जो नॉर्मल सिटीज़न है यानी कि जो नॉर्मल पर्सन है जो 60 ईयर से कम एज का है, तो उसका फर्स्ट 2.5 लाख जो है वो निल है। नेक्स्ट 2.5 पर उसको 5% टैक्स देना होता है। अगले 5 लाख पर उसको 20% देना है और रिमेनिंग बैलेंस पर उसको कितना देना है, 30%। एक बात बहुत ख़ास आपको ध्यान में रखनी है, TDS के जो रेट्स होते हैं वो हमेशा असेसमेंट ईयर के रेट्स लगते हैं। मान लीजिए आप 1920 फाइनेंशियल ईयर में खड़े हैं और आप सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो जो TDS का रेट आप दोगे वो 2021 के जो असेसमेंट ईयर का रेट्स है वो लागू होंगे, ये ध्यान में रखना, राइट। देखो, रूल ये कहता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर हमेशा असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है कि नहीं लगता,
ठीक है। लेकिन टैक्स तो आप 2021 में नहीं पे कर रहे हो, टैक्स तो आप 1920 में जब आप सैलरी अर्न कर रहे हो तभी पे कर रहे हो। पर हम रेट तो वही लगाएंगे ना जो एक्चुअली हमें पे करना है, यानी कि आने वाले ईयर में, आने वाले असेसमेंट ईयर में जो रेट्स पे टैक्स लगेगा, रेट से वही टैक्स तो हमें अभी काटना है ना। इसीलिए कई बार कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 90-20 में अगर मैं टैक्स दे रही हूँ तो मैं 90-20 के ही रेट्स लगाऊंगी, ये गलत हो जाएगा। आपको असेसमेंट ईयर के ही रेट्स लगाने हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने टोटल इनकम कैलकुलेट की, फिर उसके बाद टैक्स कैलकुलेट किया। टैक्स कैलकुलेट किया तो अब आप उसको, अब आपके पास और कुछ भी नहीं है, कोई हेड नहीं है, सब कुछ ओके हो गया है। मान लीजिए मेरा टैक्स बनता है 24,000 जो मुझे पे करना है, ठीक है। अब 24,000 पर TDS काटने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 24,000 साल की इनकम है, एक ईयर की इनकम है, ठीक है। आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, 2,000। तो क्या करेगा आपका एम्प्लॉयर, हर महीने आपकी सैलरी में से 2,000 पे टैक्स काट लेगा और बाकी के पैसे आपको देगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये एक तरीका होता है TDS काटने का। अब मान लीजिए एक महीने में वो 2,000 नहीं काट पाया, कुछ आ गया, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, उसने 1,500 काटा, या आपने इसको रिक्वेस्ट की कि अभी आप इतना पैसा मेरी सैलरी में से मत काटिए, अभी मेरे को कुछ अर्जेंट फंड्स की ज़रूरत है। तो मे बी वो अगर एक महीने में कम पैसे काटता है तो नेक्स्ट रिमेनिंग जो मंथ्स होते हैं उसमें वो ज़्यादा काट सकता है। उसको कुल मिलाकर 24,000 काटने हैं। 24,000 टैक्स देना है ना, तो 24,000 TDS के तौर पे ही उसको अपने पास रखने हैं और फिर वो 24 की 24,000 सरकार को जमा करा देगा, ठीक है। अब रह गई बात टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके लिए आपको सारे रूल्स पहले ही बताए जा चुके हैं कि टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई सरचार्ज है 10, 15, 25 एंड 37% जो आप पर लागू होता है अकॉर्डिंग टू रूल, वो हम करेंगे। मार्जिनल रिलीफ अगर है तो मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद HEC काउंट करेंगे हम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से कम है टोटल इनकम, तो उसको 12,500 की जो है एक रिलीफ मिल जाएगी। आप देख सकते हो अंडर सेक्शन 87A जो हम कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये तरीका होता है टैक्स कैलकुलेट करने का सैलरी पर, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर, ये मैंने एक लाइन हाईलाइट किया, इस पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी एम्प्लॉई अगर अपना पैन एम्प्लॉयर को नहीं देता, ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा एम्प्लॉई को अपना पैन एम्प्लॉयर को बताना होता है, राइट। ये एक ड्यूटी है एम्प्लॉय की। तो अगर आप अपना पैन एम्प्लॉयर को नहीं देते हैं तो आपके ऊपर जो टैक्स, मान लीजिए आप आ रहे हो 10% के स्लैब में, है ना, लेकिन पैन ना बताने की वजह से आपके ऊपर हायर रेट्स है। हायर रेट क्या है, 30% है। तो बिना वजह आपके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। तो खामखा में कहाँ तो 10% आपको टैक्स पे करना था और अब आप 20% दे रहे हो, तो कुल मिलाकर आपको लॉस हो गया ना। तो हम ऐसे ही काम क्यों करें, हम ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करें। सिर्फ हमें अपना पैन अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना है ताकि वो उसको मेंशन कर सके। जब वो TDS काटेगा तो ऑब्वियसली उसको मेरा मतलब हमारा जो पैन है वो मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये तरीका हुआ सैलरी के लिए। अभी कुछ रूल्स भी हम आपको बताएंगे, बस वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपने आज देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट इनकम पर TDS काटने का प्रोविज़न जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है उसको फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सैलरी के न्यूमेरिकल्स प्लस में सैलरी के रूल्स डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम TDS कैलकुलेट करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के ज़रिए भी हम आपको ये चीज़ें करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।